भूपेश बघेल के लिए राजनांदगांव फतह करना आसान नहीं है। पहले ये सीट एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस के खाते में जाती थी, लेकिन 1999 से ही ये बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो गई। रमन सिंह ने 1999 में ये सीट बीजेपी के लिए जीती थी। इसके बाद कांग्रेस सिर्फ 2007 में उपचुनाव जीत पाई है। 2019 में यहां से संतोष पांडे चुनाव जीते। इस बार भी उन्हीं के ऊपर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल है कि जिस सीट पर कांग्रेस को 25 साल में सिर्फ एक जीत मिली, भूपेश बघेल ने दिल्ली जाने के लिए वो सीट ही क्यों चुनी, जबकि वो बगल की दुर्ग लोकसभा सीट के पाटन से विधायक हैं। इसका जवाब 2023 के विधानसभा चुनाव और राजनांदगांव के जातीय समीकरण में छिपा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनको बतौर अपना उम्मीदवार उतारा है। और एक समीकरण जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूपेश बघेल के लिए काम करता नजर आ रहा है, वो है यहाँ पर ओबीसी वोटों का समीकरण। दरअसल राजनांदगांव, जिसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, वहां पर ओबीसी मतदाताओं का बोलबाला है। लगभग 50% के करीब आबादी जो है वो ओबीसी मतदाताओं की है, जिसमें साहू समाज है, लोधी समाज है और इसके अलावा यादव समाज है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को इस ओबीसी बहुल सीट से अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा है, क्योंकि भूपेश बघेल की गृह जो सीट है वो दुर्ग है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर समीकरण कांग्रेस पार्टी के साथ है और भूपेश बघेल ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में है, इसलिए उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने राजनांदगांव से उतारा है। यहाँ की 8 सीटों में से 3 ही बीजेपी जीत पाई है, जबकि 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। भूपेश बघेल जानते हैं कि 2024 की चुनौती आसान नहीं है, लिहाजा सुबह नाश्ते के साथ ही उनके प्रचार की शुरुआत हो जाती है, जो देर रात तक चलती है। राजनांदगांव का लोकसभा का चुनाव इस बार हाई प्रोफाइल चुनावों में से एक है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं राजनांदगांव से, उन्होंने और उनकी मौजूदगी ने इस चुनाव को खास और दिलचस्प भी बना दिया है, क्योंकि सबकी नजरें इस सीट पर हैं जब बात होती है छत्तीसगढ़ की। भूपेश बघेल साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं और आज भी 19 कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं पूरे दिन में। अर्ली सुबह तड़के से ही उनका कैंपेनिंग का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है। और अभी नाश्ता करके निकलेंगे, फिर पूरा दिन लंच का टाइम मिलेगा कि वो गाड़ी में ही या रास्ते में कहीं किसी घर में, किसी कार्यकर्ता के घर में। ब्रेकफास्ट के बाद फिर पूरा दिन और रात को डिनर बहुत लेट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूपेश बघेल साहब ने बताया पूरा, और परिवार भी जो है पूरी उम्मीद इस बार कर रहा है कि भूपेश बघेल साहब जीत दर्ज करें राजनांदगांव से। अब आज हम पूरा दिन फॉलो करेंगे, राजनांदगांव जाएंगे, वहां पे जनता से भी बात करेंगे और बघेल साहब के साथ देखेंगे भी कि किस तरह से कैंपेनिंग वो कर रहे हैं, किस तरह के मुद्दे जनता के बीच में जाकर के वो उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का फोकस राम मंदिर और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर है, लिहाजा संतोष पांडे अपने व्यस्त प्रचार अभियान के बीच में समय निकालकर राम भजन गाते हैं। भूपेश बघेल भी प्रचार के दौरान मंदिर मंदिर जाते हैं, महिलाओं के साथ सीधा संवाद करते हैं। ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा में भूपेश बघेल अपनी पहली जो जनसभा है उसको एड्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा जो तादाद है वो महिलाओं की है जो उनको सुनने के लिए आई है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो सरकार बनी उसका एक बड़ा कारण महतारी वंदन योजना भी था, जिस बात को शायद कांग्रेस पार्टी ने बाद में जाकर रियलाइज किया। और शायद यही वजह है कि एक बड़ा फोकस हम देख रहे हैं कि महिलाओं पर भी कांग्रेस पार्टी के 2024 के मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो बड़ा फोकस वहां पर भी कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। और यही बात भूपेश बघेल भी अपनी तमाम जनसभाओं में भी कहते नजर आ रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सारी रणनीति मोदी की गारंटी के सामने फेल हो गई थी। यही वजह है कि भूपेश बघेल अपनी सभाओं में मोदी का जिक्र करने की जगह अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं।
हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं। इस बार राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बनाया है। भूपेश कक्का प्यार से लोग यहाँ पर आपको बुलाते हैं। क्या लग रहा है इस बार जनता भूपेश कक्का में भरोसा जताएगी, राजनांदगांव से लोकसभा भेजेगी? जबरदस्त उत्साह है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। मैं सभी जगह, अधिकांश जगहों में जा चुका हूं, सभी ब्लॉकों में और नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में सब जगह गया हूं। और खासकर जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं और नौजवान, ये सभी लोग उत्साहित हैं और ये लड़ाई अपने हाथों में उन्होंने ले लिया है। मैं देख रही थी कि आपका जो स्पीच था वो लोकल इश्यूज पर ज्यादा फोकस था। अपनी सरकार की आपने जो है वो पूरे अचीवमेंट्स गिनाए, उपलब्धियां बताई, लेकिन केंद्र में चुनाव जो है वो मोदी की गारंटीड वर्सेस कांग्रेस की न्याय और या कांग्रेस की गारंटीज पर चल रहा है। थोड़ा अलग यहाँ लग रहा है। नहीं, 3 बातें मैंने कही। एक तो ये है कि 5 साल जो हमने लोगों की सेवाएं की, जिसमें किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया, मजदूरों के जीवन स्तर में बदलाव आया, महिलाओं के, गौपालकों के जीवन स्तर में, लघु वन पर संग्रहण करने वाले, उसके जीवन में परिवर्तन आया। इसके बारे में मैंने फोकस किया, उसके एजुकेशन और हेल्थ के बारे में। दूसरी बात जो है, अभी जो 4 महीने की सरकार है, वो सारे हमारे स्कीम जो थे वो सबको बंद कर दिया, जिसका नुकसान हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जो न्याय हमारी योजना है केंद्र की, कांग्रेस की, उस सबको मैंने बताया कि किस प्रकार से गृह लक्ष्मी योजना है और मनरेगा के मजदूरों के रोजे में वृद्धि है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, ये सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तो ये 3-4 इशू पे ही फोकस रहता है। और संविधान, आज लोग भाजपा वाले कहते संविधान बदलेंगे, तो आखिर संविधान है, हम सबको सुरक्षा देती है, हम सबको अधिकार प्रदान करती है, उसको बदलने की बात हो रही है।